हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर एनालिसिस के बारे में। हम इसमें बात करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि इसके जो लेक्चर्स थे कॉन्सेप्ट्स वाले मैं बना चुका हूं पहले ही। आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये मेरे क्वेश्चंस का दूसरा सेशन है। हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कराई जाएँ जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इफ द वेक्टर पी इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर क्यू इज इक्वल टू दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन है। गिवन क्या है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, दैट इज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी इज इक्वल टू 1 दे रखा है इन्होंने। एक चीज इन्होंने और कह रखी है क्या कि पी और क्यू है जो परपेंडिकुलर हैं, दैट इज वेक्टर पी जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर क्यू के। और जब भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन दिखी हुई मिल जाए तो सबसे पहले माइंड में आइडिया आना चाहिए कि परपेंडिकुलर है मींस उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगी। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हुआ मतलब वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू जीरो। होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। क्या है हमारा 3a माइनस 5b। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें मैंने पुट कर दी हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि इस जो प्रोडक्ट हमने ली है डॉट प्रोडक्ट उसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, उसके बाद माइनस टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे पहले ही लगा रखा है। कैसे करेंगे, 3a² हो जाएगा क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी a² के इक्वल, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5 टाइम्स वेक्टर बी का स्क्वायर, या फिर बी का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी का मीनिंग हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, जो कि हमारा बन दे रखा है ऑलरेडी। अब बन दे रखा है तो इसको पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 माइनस 5। ठीक है, इसको अब एक चीज़ और पता है हमें डॉट प्रोडक्ट में क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक माइनस लेना होता है, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर होगा, इसका मीनिंग ये हो गया, ये बचा मेरा 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है या नहीं है? ठीक है, तो एक चीज़ आप और बताइए मुझे, यहाँ से इक्वल में जीरो चल रहा है ये, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से देखते हैं तो हमें यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ए बी कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ए और बी जो है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी है, तो इनकी वैल्यूज़ तो 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉस में किसकी वैल्यू -1 होती है, तो आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो थीटा हो गया पाई। एक्चुअली ये थीटा था क्या, थीटा था एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब दो वेक्टर्स के बीच में अगर पाई एंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है ना, पैरेलल होंगे, बिल्कुल सही बात है कि पैरेलल तो होंगे, लेकिन ये पैरेलल सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे बल्कि ये होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल इन्होंने पाई दे रखा है। तो अगर वेक्टर ए इधर को जा रहा है तो वेक्टर बी मेरा इधर को जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अपोजिट डायरेक्शन। हम यहाँ से देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी के। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कभी भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए सॉल्व मत करना। अगर आपको सब कुछ प्रूव ही करना है, सब कुछ सॉल्व करके ही लाना है, तो शायद टीजीटी पीजीटी आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यहाँ पे दे रखा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल है मॉड ऑफ ए माइनस बी के। जब भी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का मॉडल्स इक्वल मिल जाए, आपको करना क्या है, उसका आंसर π/2 लगा देना है, सॉल्व ही नहीं करना है आपको इसे। और अगर आपका तब भी मन कर रहा है सॉल्व करने का, ठीक है, करते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाया, यहाँ पे स्क्वायर लगाया। ठीक है, स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a² + b²
प्लस 2 टाइम्स ए वी कॉस थीटा। अगर थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, तो हमने कोई जनरल एंगल ले लिया कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के। ठीक है, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ कंक्लूजन, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी 0। और कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे सर पाई/2 की वैल्यू जो है 0 होती है। तो थीटा क्या हो गया हमारा पाई/2। तो यहाँ से कंक्लूजन ए निकला कि जो ए और बी वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आया ना। तो आपको ये जब भी मिल जाए लिखा हुआ कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल है मॉड ऑफ ए माइनस बी के, सॉल्व नहीं करना है आपको, तब आप ये कंक्लूजन निकालिए कि जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है वो पाई/2 होगा, डेट इज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हमेशा ही आप इस चीज़ को याद कर लीजिए एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। हमें किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ओके, तो वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, क्या है हमारे 1 -2 3 3 1 2 2 3 -1, ये हमारे वर्टिसेस हैं ए बी और सी। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या कीजिए आप, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप बस इतना कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या मिलेगा, 3 में से 1 गया 2, 1 - 2 दैट इज़ 3, 2 - 3 दैट इज़ -1। ठीक है ना। और इसमें से इसको -1, इसमें से इसको 2, और -1 2 -1 -2 दैट इज़ -3। ठीक है, ये एक वेक्टर मिल गया। अब ये वेक्टर मिल गए हमें, यही फिर देखा जाए ये हमको साइड्स मिल गई। तो हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 AB क्रॉस BC। अब इसके तो कई फार्मूले होते हैं, क्या क्या होता है, 1/2 AB क्रॉस AC भी होता है, बराबर होगा किसके 1/2 BC क्रॉस CA भी होता है। तो इसके फार्मूला तो बहुत सारे हैं, हमें कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आप ये देखो ही मत कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, एरिया निकालना है ना, मतलब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो मिलेगा उसी क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, डेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 2 3 -1 -1 2 -3। अब आप सोच रहे होंगे इसमें आई जे के कहाँ है। अगर आपने पहले मेरे क्वेश्चंस देखे हैं, सॉल्यूशन देखे हैं, तो आपको पता होगा कि टाइम को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम आई जे के नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें, क्या आएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, ये 3 3 -9 और ये हो गया प्लस का 2 डेट इज -7। ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है मुझे, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये हो गया -6, ये हो गया मेरा क्या -1 -6 और -1 -7, और एक माइनस ऑलरेडी आएगा तो हो जाएगा +7। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 × 4 -3 डेट इज 7। ठीक है ना, ये आ गया मेरा डेल्टा, और 1/2 तो मेरा चल ही रहा है। आप में से शायद अधिकतर लोगों को इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी, ये मैंने यहाँ से क्यों कर दिया। आपको पता है ना कि इसमें यहाँ पे आई जे के भी लिखे जाते हैं, मैं आई जे के नहीं लिखता क्योंकि आई जे के लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, मुझे टाइम बचाना है। अब आई का कोफिशिएंट लिखेंगे तो आपको -7 ही मिलेगा, जे का 7 मिलेगा, के का 7 मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है, अब हमें निकालना डेल्टा। ठीक है, तो अब इसका मॉड ले लीजिए, 1/2 अंडर रूट इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो गया 7/√3/2। डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, आई जे के कभी भी मत लिखो क्योंकि इनमें लिखने में टाइम कंज्यूम होगा। आपको आई जे के यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, कई जगह आई जे के लिखने से टाइम कंज्यूम होगा, तो आपको टाइम है ही नहीं आपके पास। शॉर्ट ट्रिक से या फिर शॉर्टकट तरीके से आपको सॉल्व करना है, टाइम कम से कम लगे। आई जे के मत लिखिए, अपने दिमाग में रखिए उनको कि आई जे के यहाँ पर हैं।
आपको दिखने चाहिए, आई जे के है यहाँ पर, हालांकि आपको लिखने नहीं है बस। अगला सवाल है हमारा, कह रहे हैं इफ़ द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, अब आप सोच रहे होंगे इस सर इसमें तो दो ही पॉइंट है, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, कोलिनियर है, तो डेल्टा कैसे निकालें हम। तो डेल्टा ही सब कुछ नहीं होता। आपको पता है डेल्टा क्या होता है। डेल्टा कोप्लेनर के लिए प्रॉपर्टी होती है, कोलिनियर के लिए नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए, अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं, आप थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अगर मेरे वेक्टर्स कोलिनियर हैं इसका मीनिंग ये हुआ कि वो ऑलरेडी कोप्लेनर है, वो कोप्लेनर ऑलरेडी हैं, इसी वजह से हम वहाँ पर डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। तो आपको यही पता है कि कोप्लेनर हो या कोलिनियर हो तो डेल्टा फाइंड आउट कर लो, फटाफट उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास वेक्टर्स भी दो ही दिए हैं, तीन दिए होते तो शायद एक बार सोच भी लेते। अब क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं, कोप्लेनर होते हैं तब तो आप डेल्टा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोलिनियर हो तो आप डेल्टा मत निकालिए। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोलिनियर का मीनिंग समझिए आप क्या है। मतलब कोई दो वेक्टर हैं, एक ही लाइन में है। अगर ये यहाँ पे वेक्टर ए है तो एक वेक्टर और है वो इसी लाइन में, अब वो चाहे इधर हो सकता है या फिर इसी की डायरेक्शन में आगे भी हो सकता है। तो कह सकता हूँ कि जो वेक्टर ए है, अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसको बी से रिप्रेजेंट कर दूँ मैं अगर, तो मैं कह सकता हूँ जो वेक्टर ए होगा मेरा लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा। ठीक है ना। आप कहेंगे सही है सर, ठीक है कह सकते हैं कि ये है, या फिर छोटा ये छोटा हो सकता है या ये बड़ा हो सकता है, मतलब मीन्स लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है इतना। तो मैं यहाँ से एक चीज़ और भी तो कह सकता हूँ, वो क्या है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने कुछ किया थोड़ी नहीं, इस बी को उठा के इसके नीचे ले आया बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। तो आप कहेंगे ठीक है। अब ठीक तो है, यही मेरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलिनियरिटी की, कि आप जो है, जैसे हम थ्री में डी आर्स निकालते हैं तो आपको बस डी आर्स ही निकालने होते हैं। एक तरह से इनको आप डी आर समझें तो इनका हमें रेशियो ले लेना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि 2/-5 इक्वल होगा P/3 के, इक्वल होगा 1/Q के। ठीक है ना। अब आप यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए, तो P की वैल्यू क्या होगी हमारी 6 तो हम यहाँ से देखते हैं हमारी P की वैल्यू क्या हो गई, 3×2 = 6 -6/5। ठीक है ना। और Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू हो गई हमारी -5/2। ऑप्शन चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे -6/5 और -5/2, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार आप ये समझ लीजिए, कोलिनियरिटी जब भी निकालनी हो, कोलिनियर प्रूव करने हो, आप डेल्टा के चक्कर में कभी भी ना पड़े। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स भी दिए हैं तब भी आप वो गलती ना करें। तब आप क्या करें कि ए बी और बी सी निकाल के उनका रेशियो ले लें। हमें रेशियो ही लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रेशियो लेना है। ये रेशियो निकाल के आप क्वेश्चंस को जो है सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच डेट बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज। ठीक है ना। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो आपको मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ कराई थी। वो क्या थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की जो वैल्यू है वो सिंपली इक्वल होगी इनके एडिशन के। अगर आप इनको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो वही किया है मैंने भी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है। ऐसी एक प्रॉपर्टी ये थी कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए अगर दे रखा है तो आप सिंपली इसको ऐड कर लीजिए, तो इससे ए कैंसिल, इससे ए वाला बी कैंसिल, इससे सी कैंसिल, डेट इज 0 हो जाएगा। ऐसी एक प्रॉपर्टी और थी, क्या थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, जो इसकी वैल्यू होगी सिंपली इनकी मल्टीप्लाई की इक्वल होगी, डेट इज क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस सी ए, डेट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर के। आप इनको प्रूव करेंगे 1 मिनट जाएगा, उससे अच्छा है आप इसको याद कर लें, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें इनडायरेक्टली ए बी सी का स्क्वायर गिवन है, ए बी सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी।
अब इससे ये वाली कैंसिल कर देंगे एक पावर को, तो हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोशिश कीजिए आप इनको याद रखें, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएंगी एग्जाम में, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा सिलेक्शन में। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, कह रहे हैं टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस, देन द वर्क डन इज। आपको पता है वर्क डन क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, ठीक है ना? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस उसी का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास फोर्स क्या है? हमारे पास दो फोर्स दे रखे हैं, F1 एंड F2। तो सबसे पहले तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि टोटल फोर्स हम ऐड करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 4 + 1 दैट इज़ 5, ठीक है ना? आई के इसको इसको ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें? प्लस का जे कैप, और इनको इसको ऐड किया तो मिलेगा हमें प्लस का 4 के कैप, ठीक है ना? तो ये हमें मिल गया टोटल फोर्स। और डिस्प्लेस कहाँ से कर रहा है? यहाँ से यहाँ पे कर रहा है, ठीक है ना? अगर मैं इसको ए कह देता हूँ या इसको बी कह दूँ, तो ए से बी जा रहा है, दैट इज़ हमें ए भी फाइंड आउट करना है। तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी माइनस ए से। दिस दैट इज़ 1, कॉमा -2 - 1 दैट इज़ -3, 3 - 2 दैट इज़ 1। मैंने इसमें आई जे के नहीं लिखे हैं। और हमें निकालना है क्या चीज़? वर्क डन। डब्ल्यू क्या होता है? F.AB, ठीक है ना? ये डॉट प्रोडक्ट है वल इंटू वल की दिशा में विस्थापन। तो हमारा फोर्स क्या है? फोर्स है ये है 5, 1, 4। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ में? 1 - 3 1। कोशिश कीजिए आप आई जे के ना लिखें, क्योंकि आई जे के लिखने में टाइम वेस्ट होता है। इसकी मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो गई? 5। इसकी मल्टीप्लाई -3, इसकी मल्टीप्लाई प्लस का 4, ठीक है ना? तो अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप देखें तो इनके साथ आई जे के लगा सकते हैं कि 5i + j + 4k कैप डॉट आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 - 3 + 4 दैट इज 6 ही मिलेगा। तो हमें अगर सेम ही मिलना है, सब कुछ सेम ही करना है, तो हम आई जे के लिख कर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? आपको टाइम बचाना है तो आई जे के प्लीज़ मत लिखिए। हमारा अगला सवाल है, कह रहे हैं कि द मूवमेंट ऑफ द फोर्स दिस एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस अबाउट द पॉइंट दिस, ठीक है? एक फोर्स है, दो पॉइंट दे रखे हैं, मूवमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा किस पॉइंट को ए और किस पॉइंट को बी लेना होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस चीज़ से? टाउ से। और टाउ का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी क्रॉस एफ। हर किसी टीचर का अपना एक तरीका होता है लिखाने का। इसे मैंने ए बी क्रॉस एफ से लिखाया है, सही है। ए का मीनिंग क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर अबाउट वाले पॉइंट को, और बी रिप्रेजेंट करता है एक्ट और पासिंग थ्रू वाले पॉइंट को। डेट इज जो अनदर पॉइंट गिवन है हमको, जो अनदर पॉइंट हमें गिवन होता है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इम्पोर्टेंट क्या है कि आप किस पॉइंट को अबाउट वाला पॉइंट लेते हैं। तो ए को हम ए से अबाउट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ठीक है। तो अब टाउ निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फिर से वही कि आपको आई जे के लिखने हैं नहीं। तो हमें पहले एफ क्या है? एफ लिख लेता हूँ मैं। तो एफ है मेरा 3, 4 और -1, ठीक है ना? ठीक है। ए भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए से, ठीक है? दिस माइनस दिस, आई माइनस आई डेट इज 0, -j -2j डेट इज 1, ठीक है ना? के -0 डेट इज 1। ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना? आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा इसका? इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई डेट इज माइनस का 9, कि माइनस का 5 और माइनस का 4 डेट इज माइनस का 9, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो हो गया ये 0 और -3 डेट इज प्लस का 3। कैसे? क्योंकि जे कैप का कोफिशिएंट है तो एक माइनस तो हमें ऑलरेडी लेना है, ठीक है ना? अब के कैप का कोफिशिएंट निकालें तो क्या आएगा? वो आ जाएगा हमारा -3, ठीक है? ठीक। तो ये हमें मिल गया टाउ। टाउ की वैल्यू ये हो गई। तो देखा जाए टाउ है क्या आखिर? अगर मैं इसमें आई जे के ऑपरेट कर दूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं -9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये ही इसका राइट आंसर है। लेकिन
आयोग ने क्या किया है इस बार 2016 में, इसको थोड़ा सा चेंज किया। क्या उन्होंने इसको माइनस कॉमन ले लिया और निकाल के दे दिया हमको 9 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। डेट इज देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन पे विवाद रहा था, क्यों? उसकी वजह यह है कि हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगी। मतलब ए वी क्रॉस एफ को आप एफ क्रॉस ए वी लिख कर आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक माइनस का अंतर आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एफ क्रॉस ए वी करके इसका आंसर ये लिख दिया, जो कि गलत है। इसका सही आंसर जो है यही आंसर है, टाउ ए बी क्रॉस एफ। और ए और मेरे ए और बी जो पॉइंट हैं वो बिल्कुल सही लिए हुए हैं। ए जो मेरा हमेशा ही अबाउट वाला पॉइंट होता है और बी जो पासिंग थ्रू या एक्टेड ऑन, जो 2 पॉइंट हमें गिवन होते हैं उसको लेते हैं। बाकी जो सब कुछ है फाइनल एग्जामिनर के ऊपर निर्भर है कि आयोग क्या ऑप्शंस लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर ये वाला है। आप एग्ज़ाम में यही करके आएंगे। हमारा अगला सवाल है, कह रहे हैं इफ़ ए कैप बी कैप सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल है बी प्लस सी के स्क्वायर के इक्वल है सी प्लस ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 8k, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। मतलब हमें कुछ गिवन है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कैसे। सबसे पहले जो गिवन है उसी को चेक कर लेते हैं, हमें गिवन क्या है। एक चीज़ ये है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि मॉड ऑफ ए कैप बराबर है मॉड ऑफ बी कैप के और बराबर है मॉड ऑफ सी कैप, और किसके इक्वल है ये 1 के। मैंने सबको एक दूसरे के बराबर इसलिए लिख दिया क्योंकि सबकी वैल्यू 1 थी। ठीक है ना? ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं कैसे कि अगर ए प्लस बी का मतलब ए कैप प्लस बी कैप के मॉडुलस का स्क्वायर 8 के इक्वल कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई ना कोई रिलेशन तो मिलेगा ही। ठीक है, क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए कैप के स्क्वायर रहेंगे ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है ना, इज इक्वल टू 8। और ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। डेट इज क्या हो गया हमारा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी 4 के। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 2 टाइम्स वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप की जो वैल्यू हो गई किसके इक्वल हो जाएगी 6 के। या फिर मैं कह दूँ यहाँ से वेक्टर ए कैप डॉट वेक्टर बी कैप की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। ठीक है ना? सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी और सी के बीच का जो एंगल होगा उस या फिर जो वेक्टर बी और वेक्टर सी कैप हैं उनका ही डॉट प्रोडक्ट 3 होगा। और ये भी कह सकता हूँ मैं कि सी कैप डॉट ए कैप इसकी वैल्यू भी 3 ही होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तीनों की वैल्यू सेम है। इतना कर लिया। ठीक है ना? अब क्या करना है, हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना है। कैसे करेंगे आप? ठीक है, देखते हैं। अब ये है, मुझे इसका मैं होल स्क्वायर निकालूं, मतलब मॉड ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं मैं, तो क्या आएगा? ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगी मेरी 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई बी डॉट सी प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक 2 और आ जाएगा, तो 2 टाइम्स सी डॉट ए। ठीक है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ हम देखते हैं क्या है। तो इसकी वैल्यूज़ ये रहेंगी डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में। तो हम देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी। तो इनकी वैल्यूज़ जो रहेंगी वो रहेंगी 6 प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2। दैट इज़ क्या हुआ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 12 और 12 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 15। तो ये हो गया मेरा 15। टोटल कितना हो गया मेरा 36। और 36 वैल्यू किसकी है? इसके स्क्वायर की। हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी? हमसे वैल्यू पूछी है 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की मॉडुलस की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी अंडर रूट 36 अंडर रूट 36, दैट इज 6 आंसर।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप थोड़ा सा समझे कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ए बी बी सी सी ए वाले टर्म्स मिलते हैं, मतलब a डॉट बी डॉट सी डॉट ए वाले टर्म्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें a डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का हमको इंतजाम करना पड़ेगा कि हम उसकी वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे। तो वैल्यूज़ हम लाएंगे जो हमें गिवन है वहाँ से। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं द पॉइंट्स विद द पोजिशन वेक्टर्स दिस एंड दिस 3 पॉइंट दे रखे हैं आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। मैंने आपको अभी भी कराया था जिसमें कोलिनियर कहा था, लेकिन वेक्टर्स 2 थे। यहाँ पर वेक्टर्स मेरे पास 3 है। ठीक है, 3 है तो आप क्या करेंगे, आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब डेल्टा निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 1 1 1, ठीक है, 60 और 3 40 और 8, यहाँ a माइनस का 52 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से a को सॉल्व करके निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, जब भी आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो और किसी वेरिएबल दिया हो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आप उसको हमेशा ही पहला रो बनाएं, मतलब 1a माइनस 52, 163, 148। ऐसा करने से फ़र्क क्या पड़ेगा? ए जो है सिंगल पोजीशन पे मिलेगा, हमें ए के रिगार्डिंग कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज इसमें हमें ए जो है 2 पोजीशन पे मिलेगा, फिर हमको ए भी काउंट करना पड़ेगा और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें काउंट करनी पड़ेंगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह से करूँगा नहीं। क्यों? मुझे यहाँ पे कोलिनियर प्रूव करना है, लेकिन कब? जब ए की वैल्यू इनमें से कोई भी एक रहे। देखा जाए अगर कोलिनियर में इनको ऑलरेडी मान लूँ तो ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, पॉइंट्स क्या हैं? तो एक पॉइंट है 60,3, ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 40,-8 और तीसरा पॉइंट है हमारा a,52 माइनस का, लेकिन ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसमें से इसको सेपरेट किया तो आपको पता होगा कितना, माइनस का 20, -8 -3 माइनस का 11, ठीक है ना। अब इसमें से इसको a माइनस 40, ओके, माइनस का 52 प्लस का 8, माइनस 52 प्लस का 8 कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 44, लेकिन किस चीज़ का? माइनस का। ठीक है, इतना कर लेंगे, कोई बड़ा तो है नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो लिखा हुआ था बस उसको सब्ट्रैक्ट किया है मैंने। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा? आपको इनके रेशियो इक्वल करने होंगे। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गए, रेशियोज मुझे क्यों इक्वल करने हैं? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दूँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है ना। कि अगर ये एक वेक्टर मेरे पास यहाँ से ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी मेरा यहाँ तक है और वेक्टर सी मेरा यहाँ तक है, ठीक है ना। कोलिनियर का मतलब यही तो हो, वो एक ही लाइन में है। अब हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो या हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है सी इधर को ना हो के इधर को हो, ठीक है। तो करना क्या होगा, हमें ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक की और यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तब तो इससे निकालेंगे, ये हमारा ये तरीका है निकालने का, बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या करें, आप ये डिस्टेंस निकालें और ये डिस्टेंस निकालें, उसका रेशियो ले लें। मतलब क्या हुआ? मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ए बी जो है इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी के, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो है वो लैम्डा है, ठीक है ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूँ तो मैं यहाँ पे वही तो करने जा रहा हूँ, मुझे इसके रेशियो लेने हैं। मतलब क्या हुआ, माइनस का 20 अपॉन a माइनस 40 इक्वल हुआ किस चीज़ के, माइनस का 11 अपॉन माइनस का 44, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर सकते हैं, कितना, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 80 इज इक्वल टू a माइनस 40। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, माइनस का 40। अब आप देखिए इजी कौन सा है। आपको एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है जिसमें कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनकी मल्टीप्लाई करना ही मुश्किल हो जाएगा आपको, या फिर आपको एक शॉर्ट तरीके से करना है।
मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आपको कोलिनियर या कोलिनियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको डी आर्स के रेशियोज़ के रिलेटेड करें। ये देखा जाए एक तरीके से डी आर्स हुए, ए बी और बी सी के डी आर्स हुए, तो हमने डी आर्स का ही रेशियो लिया है। ये 3D है, जब भी मैं आपको 3D कराऊंगा, 3D को मैं वेक्टर की हेल्प से ही कराऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से इस चीज़ में समझाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डेट इज -40 इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, कह रहे हैं इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 7 देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो था नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए कराना चाह रहा हूँ कि इसकी लैंग्वेज में काफ़ी कुछ दे रखा है। अगर आप सीधे सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपने सही से इसको ध्यान नहीं दिया लैंग्वेज को, तो आप इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करेंगे। हमें एंगल फाइंड आउट करना है किसके बीच का, ए और बी, लेकिन हमारे पास तो ए और बी और सी 3 दे रखे हैं, तो हमें तो सिर्फ 2 के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो पहले जो तीसरा चिपका हुआ है उसको अलग करो। कैसे करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं आप इसका मॉड भी ले लूँ। अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी और स्क्वायर भी लगा देता हूँ, इक्वल होगा किसके, मॉड ऑफ सी के स्क्वायर के। होगा नहीं होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि इनके सम इक्वल कर दिए तो इनके मॉडुलस भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर होने की वजह से माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आगे कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, आपको इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है, या फिर जो इसके मॉडुलस हैं, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको ओपन करना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया कि लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैंने इनकी डॉट प्रोडक्ट को साथ ही साथ ओपन भी कर दिया, क्योंकि हमें हर एक स्टेप लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस लेवल पर हैं, टीजीटी पीजीटी की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पर हर एक स्टेप लिखेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और टाइम ही हमारे पास नहीं होता है एग्ज़ाम में। किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ सी के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, ठीक। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी 9 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 2 से 15 2 ज़ा 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेट इज 49। अब 30 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 49, ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा हमारा 34। 49 माइनस 34 कितना बचा, आप बताइए कितना बचा, ठीक है ना। तो मैं देखूँ यहाँ से मुझे कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/2 के। अब आप मुझे बताइए कि कॉस में किसकी वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर जो है 60 की वैल्यू डेट इज π/3 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डेट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/3। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं क्या, लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच डेट सी इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, सी इज द यूनिट वेक्टर डेट इज मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डेट इज सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब सी जो है ए और बी दोनों के ही लंबवत है। और एक चीज़ और गिवन है, वो कह रहे हैं क्या कि इफ़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू π/6 देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है, तो सबसे पहले हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी फाइंड आउट कर लें, जी बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बी और सी के बीच का एंगल इनडायरेक्ट गिवन तो है 90 डिग्री, लेकिन हमको ए और बी का डायरेक्शन पहले से गिवन है कि जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/6 है, ठीक। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे पहले, क्या होगा, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी तो मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में इसका डॉट ले लूँ तब भी तो मुझे सेम क्वांटिटी मिलेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं और इसी को ये भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैं इस वाले ये वाला है इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है सर,
कैसे करेंगे? तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वी साइन थीटा, मतलब साइन π/6 ईटा कैप डॉट सी। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वी साइन थीटा ईटा कैप होता है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू में π/6 गिवन है, और π/6 की वैल्यू क्या होती है, ए वी अपॉन 2। ठीक है ना? ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा मेरा, ईटा कैप डॉट वेक्टर सी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, एक चीज़ समझिए, इन्होंने एक वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, एक वेक्टर ये दे रखा है, ये मेरा अगर ए कह देता हूँ मैं और इसको बी कह देता हूँ, तो एक इन्होंने सी वेक्टर और लिया है, सी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक, ये मेरा सी वेक्टर था। अब इतनी सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो सी है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग ये हो गया सी है, सी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट को डीपली पढ़ा है तो मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो एक लौता वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, वो ए और बी जिनसे वो खुद बना है उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन किसके परपेंडिकुलर है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सी और ईटा कैप के बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इनके बीच में एंगल क्या रहेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप समझ जाएं कि अगर ये मेरे पास एक वेक्टर ए ये दे रखा है, एक वेक्टर मैं इसको इस तरह से ले लूँ, ठीक है ना, कि ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, एक वेक्टर मेरे पास ये है, एक वेक्टर मेरे पास ये है, ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये दो वेक्टर्स के अलावा मैं एक तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करता हूँ, वो सी इन्होंने कह रखा है, वो है परपेंडिकुलर टू द बोथ। आप देख पा रहे होंगे एक मैंने पेन और रखा है इन दोनों पेन के ऊपर, तो वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा ये वाला वेक्टर, वो होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो एक और निकलता है ईटा कैप, ये तो सी है मेरा, और सी की वैल्यू मैंने आपको लिखाया अभी क्या निकल के आई थी, ए क्रॉस बी। सी की वैल्यू ए क्रॉस बी है, ओके। और ईटा कैप क्या होता है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब ईटा कैप जो है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ईटा कैप इसके भी परपेंडिकुलर है, ईटा कैप इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, दैट इज क्या हो गया, सी और ईटा कैप जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है, और सी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। ठीक है ना, मतलब ये हो गया ईटा कैप और सी के बीच का एंगल जो है वो 0 हो गया। बस यही समझाने की कोशिश है मेरी। मैंने आपको यहाँ पे लिखाया सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ईटा कैप और सी के बीच का एंगल कितना होगा, 0। ईटा कैप पैरेलल होगा किसके, वेक्टर सी के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए बी अपॉन 2, और ईटा कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हालांकि लिख लेता हूँ मैं एक बार, ईटा कैप सी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। इस तरह से हमें क्या मिल गया, ए बी सी अपॉन 2, क्योंकि ईटा कैप की वैल्यू 1 होती है, आप उसे लिखो या मत लिखो। तो ये वैल्यू हमें किस चीज़ की मिली, हमें मिली है ये वैल्यू ए बी सी इस चीज़ की। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसके स्क्वायर की। तो ए बी सी के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4। आप सोच रहे होंगे सर अभी तक तो यहाँ पर सी भी आ रहा था, सी कहाँ चला गया। अरे तो भाई ऊपर एक चीज़ मैंने लिखाया है आपको कि मॉड ऑफ सी जो है 1 है, आप यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए ना। जो ए बी सी है अगर इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो सी तो बचा ही नहीं, इसका स्क्वायर करना है तो मुझे ए और बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। वही मैंने किया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो सकता है थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लेंथी लगाओ, बोर लगाओ, लेकिन प्लीज़ इनके बीच के जो एंगल्स हैं उसको फाइंड आउट करने का तरीका प्लीज़ ज़रूर सीख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है इस क्वेश्चन पे। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, कह रहे हैं इफ़ ए
इज इक्वल टू दिस, ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस सेम ईयर में, मतलब पीजीटी 2016 में सेम 2 क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड आए हैं जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर एनालिसिस के जितने भी अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले होंगे, जो इनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितना भी इन्होंने दिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं। प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपको कॉन्सेप्ट्स के वीडियोज़ इस तरह से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्या होता है हमारे पास, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अगर आपको फार्मूला पता है तो ठीक है, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ठीक है। तो हम इनको मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं। इनका मॉडुलस क्या हो गया, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी की वैल्यू पहले ही दे रखी है 2, दैट इज ये हो गया 4, 2 2 जब 4, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √3, और √3 का स्क्वायर दैट इज 3, और ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, ये क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 3 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 के, ठीक है ना। आप कहेंगे ठीक है, पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड ऑफ 3 वेक्टर बी की, किसके इक्वल होगी, 3 इज इक्वल, तो किसके इक्वल होगी, इक्वल होगी 3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर बी के। अब इसको कैपिटल बनाइए स्मॉल बनाइए, मैंने यहाँ पे स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो आप समझ जाइएगा दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ मॉड ऑफ बी की वैल्यू जो है किसके इक्वल होगी, √2 के, तो ये क्या हो गया मेरा 3/√2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, और सेम ईयर 2016 में 2 बार इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। लगातार सेम एग्जाम में 2 क्वेश्चन सिर्फ इस फार्मूले से पूछ लिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने अनदर एग्जाम्स में भी देखा है कि जो इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला पता है आपको तो आप कर सकते हैं ईजिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ दिस इज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 3 प्रॉपर्टी के बारे में लिखाया था, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी थी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, कॉमा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू क्या थी, 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, करेंट 2 कांस्टेंट फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट द पॉइंट ए, ठीक है ना, इस पॉइंट पर कार्य कर रहे हैं, मतलब वर्किंग ऑन अ पॉइंट दिस, तो कह रहे हैं फाइंड द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस अबाउट द पॉइंट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें 2 फोर्स गिवन है, दिस एंड दिस, तो टोटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एफ इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्योंकि फोर्सेस 2 हैं तो हमको उनको, क्योंकि फोर्सेस 2 हैं तो हमको उनका सम तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तो ये टोटल फोर्स फाइंड आउट करेंगे तभी तो आगे सॉल्व कर पाएंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको जो ऐड किया कितना आया, 1, आई के मैं लिखूँगा नहीं, माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 6 माइनस का 1 दैट इज़ 5, तो ये हो गया मेरा फोर्स। अब हमको एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्या, वो है मूवमेंट, दैट इज टाउ, है ना, टाउ। टाउ का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया, ए बी क्रॉस एफ, ठीक है ना। ए रिप्रेजेंट करता है किसको, अबाउट वाले पॉइंट को, ठीक है। अबाउट वाला पॉइंट कौन सा है, ये ओ, तो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और बी दूसरा वाला पॉइंट, तो इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे फाइंड आउट करना है ए बी क्रॉस एफ, कैसे करूँगा, सबसे पहले एफ को लिख लेता हूँ -1, सबसे पहले एफ को लिख लेता हूँ 1 -3 और 5। अब फाइंड आउट करना है मुझे ए बी, ए ये रहा, बी रहा, ए बी फाइंड आउट करूँगा तो बी माइनस ए, दिस माइनस दिस, डेट इज 4 -3 और -2, ठीक है ना। ठीक है, सॉल्व कर दें, 5 3 जा
माइनस का 15 और ये क्या हो गया 3 रूजा 6 पर किस चीज़ का, ये भी तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 15 माइनस का 6 कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 21, ओके ना, ठीक है। 5 4 जा 20 माइनस 2, अब आप बताइए माइनस का 2 या प्लस का 2, तो 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस का 2, तो अब क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 22। आप बोलेंगे सही है सर, अरे नहीं सही है, 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस का 2 22 हो गया, पर ये कोफिशिएंट ऑफ जे कैप है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं आई जे के भी लिख दूँ तब तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है कोफिशिएंट ऑफ जे कैप है, तो एक माइनस तो आपको लेना होता है ना कोफिशिएंट ऑफ जे कैप के साथ में। गलतियां मत कीजिए, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है तो बेस क्लियर होना चाहिए, अगर बेस क्लियर नहीं है तो आप कभी भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो शॉर्ट ट्रिक यूज करते टाइम कभी ना कभी आप गलती कर ही देंगे। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करें, वो क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद अपनी शॉर्ट ट्रिक खुद भी बनाएं। हम लोग आपको अपनी ट्रिक्स बताएंगे, साथ ही साथ हम लोग अपनी ट्रिक्स तो आपके साथ शेयर करेंगे ही, लेकिन कोशिश कीजिए कुछ एक्स्ट्रा आप भी अपने आप करें, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 12, इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो क्या बचा है मेरे पास माइनस का 9, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ आ गई, ये टाउ है मोमेंट, आपको आई जे के लगाने ही नहीं है। आप देखिए माइनस का 21 माइनस 22 माइनस 9 किस में है, माइनस 21 माइनस 22 माइनस 9, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बस इतना सा ही तो सॉल्व करना है, 3 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो। आई जे के मत लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, वो अभी वही था कि आपको मोमेंट फाइंड आउट करना था, इसमें भी आपको मोमेंट फाइंड आउट करना था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एंड में आके माइनस को एलिमिनेट कर दिया था और -1 कॉमन लेके जो आंसर था उन्होंने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे -1 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, -1 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे 21 22 और 9, ठीक है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इस बार ऑप्शन नंबर ए को सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी को सही माना है। उन्होंने इस बार -1 को कॉमन नहीं लिया, उन्होंने इस बार -1 को कॉमन नहीं लिया और उन्होंने इसका आंसर क्या लिया है, ये वाला। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या था। ये देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर जो है ये है, लेकिन आयोग ने इस बार क्या किया, -1 को कॉमन लिया और उसको एलिमिनेट भी कर दिया, देखा जाए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और इसका आंसर जो है ये ले लिया, डेट इज इन्होंने ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ले लिया, जबकि इसका आंसर तो ऑप्शन में था ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कराया है, मैं यहाँ से माइनस कॉमन नहीं ले सकता, तो इसका आंसर ये होगा, ना कि ये, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ़ आई क्रॉस ए प्लस जे क्रॉस ए प्लस के क्रॉस ए इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए, देन द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू, एम की वैल्यू पूछी है, जबकि ये सब कुछ हमें गिवन है, ठीक है ना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो सोचेंगे इसको सॉल्व करूँ, इसकी क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूँ, इसकी क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूँ, फिर मैं सॉल्व करूँ, इतना लंबा करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यही करेंगे कि इसकी क्या ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। हमें इन तीनों का ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन तीनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है क्या, समेशन, ठीक है। तो मैं इस सब को इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, आई कैप क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए, क्या नहीं लिख सकता। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ये सिंबल लगा लेने से ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में जो डिवाइड था वो सिंपल एक पार्ट में आ गया, हमें टाइम बचाना है ना, ठीक है।
आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? अब हम इसका जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कर देंगे। कैसे? इसकी डॉट प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर आई या आई कैप डॉट वेक्टर ए, साथ में आई लगा देंगे। ठीक है ना? ठीक है। माइनस टाइम्स इसकी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट और बाहर आ जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम टाइम्स वेक्टर ए। ठीक है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अब ए में आप देख रहे होंगे, अगर मैं ए को इस तरह से लिख दूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, तो इसकी आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगा, सिर्फ ए वन। समझिए, अगर मैं आई कैप डॉट वेक्टर ए निकालूं तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी इसके साथ में, अगर इस तरह से देखा जाए हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ ए वन बचेगा या नहीं बचेगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल ए वन बचेगा। तो ये क्या बचा मेरा, समेशन ए वन आई कैप, है या नहीं है? जी आप कहेंगे बिल्कुल सही है। माइनस, और ये क्या है मेरा, इन दोनों की तो डॉट प्रोडक्ट बन हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा मेरा, वेक्टर ए इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए। अभी आपने देखा कि मैंने इतने बड़े क्वेश्चन को जो था शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा। अब मैं क्या करूँगा, समेशन को हटा के बड़ा करूँगा फिर से। कैसे? ए वन है, जैसे इसको अब ये लिखा जाएगा, अगर मैं समेशन हटाता हूँ तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, क्योंकि मुझे 3 बार लिखना है, ये 3 बार लिखना है, क्योंकि ये 3 बार था। पहले मैंने एक बार लिखा समेशन लगा के, समेशन को हटाया तो वापस मैं 3 बार लिखूँगा इसको, तो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप हो जाएगा माइनस। ठीक है, ए भी तो 3 बार आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, क्योंकि ये वाला इतना जो पोर्शन है ये इससे सॉल्व होके आया है, ये बाकी पोर्शन जो है इससे भी आएगा जे कैप के साथ में, बाकी पोर्शन के कैप के साथ में एक और आएगा, तो 3 पोर्शन हो गए, तीनों को ऐड करोगे तो ये तो करना पड़ेगा ना। आप समेशन का यूज समझिए कैसे करते हैं, अगर समेशन का यूज नहीं आया तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर ए इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए। ठीक, तो ये हो गया माइनस का 2 वेक्टर ए इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए, तो एम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से हमारी -2। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? एक बार मैं रिपीट और करता हूँ, इम्पोर्टेंट है और मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। आप देख रहे होंगे एक आई वाला पोर्शन है, एक जे वाला पोर्शन है, एक के वाला पोर्शन है, 3 पोर्शन दे रखे हैं। मैंने क्या किया, समेशन लगाया, ठीक है, आई वाला लिख लिया। जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो वापस इस तरह से ओपन करना होगा हमें, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम टाइम्स ए कैप, ये तो आ ही गया। अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको ओपन करना आता ही होगा, इसको यहाँ से समझाने की ज़रूरत है नहीं। अब आप देखते हैं आई डॉट वेक्टर ए, अगर मैं ए को इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, और अगर डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ मैं आई कैप के साथ में तो क्या आएगा, ए वन। ठीक है ना, ए वन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी साथ इसके साथ जीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, ए वन। ए वन मिल गया ना, ए वन तो ये रहा इसका, और एक आई बाहर चल रहा था, तो ए वन आई कैप माइनस वेक्टर ए, ये मिल गया। तो अब मुझे 3 बार ओपन करना है समेशन हटा के, तो ए वन आई कैप माइनस वेक्टर ए, इसकी वजह से, अब इसकी वजह से क्या मिलेगा, ए टू जे कैप माइनस वेक्टर ए, ठीक है, इसकी वजह से क्या मिलेगा, ए थ्री के कैप माइनस वेक्टर ए इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए। अब आप इसको सॉल्व करके एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं -2। ठीक है ना, इजी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, कहते हैं वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, चेक करना होगा। तो इस टाइप के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के सबसे पहले हमें साइड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी साइड्स कितनी बड़ी हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले मैं इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूँ, फिर इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूँ, फिर इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूँ, फिर वहाँ से हम चेक कर पाएंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं या नहीं है।
ठीक है ना। आप यही सोच रहे होंगे इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा। तो जितना भी आएगा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार यही काम करना हमें हर जगह ज़रूरी तो नहीं होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ आप नोट कीजिए, जब भी हम किसी का मॉडुलस निकालते हैं, जैसे कि अगर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप होता है, अगर हमें वेक्टर a इज इक्वल टू, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो हमें अगर मॉड ऑफ वेक्टर a फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। करेंगे नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल करेंगे। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। वो क्या है, अगर a1 की जगह माइनस का a1 पुट कर दूँ तो क्या मेरे मॉडुलस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, सोचिए। आप में से शायद कहें कि हाँ फ़र्क पड़ेगा। जी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना। अब a1 प्लस का है या a1 माइनस का है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। a1 है बस, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। साइन प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर उसको प्लस कर ही देगा, तो हमें इसके साइन से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली इसके साथ हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, ना ही यहाँ पे हमें कोई साइन से मतलब है। और अगर हमें यहाँ के साइन से मतलब नहीं है, इसके साथ माइनस या प्लस है उससे मतलब नहीं है, तो एक चीज़ आप देखिए ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसका -2 1 3, इसका 3 2 -1। देखा जाए इन तीनों के जो कोफिशिएंट्स ऑफ आई के हैं 1 2 3 में से ही कोई ना कोई नंबर है, समझना। पहले वेक्टर में भी 1 2 3 को ही इस्तेमाल किया गया है, दूसरे में भी 1 2 3 को ही इस्तेमाल किया गया और तीसरे में भी 1 2 3 को ही इस्तेमाल किया गया है, कभी प्लस लेके कभी माइनस लेके उनके साथ में। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, डिजिट्स मेरे कौन से इस्तेमाल हुए हैं, 1 2 और 3, ये 3 डिजिट्स ही तो मेरे इस्तेमाल हुए हैं। कभी इनके साथ प्लस लगा दिया, कभी इनके साथ माइनस लगा दिया, ठीक है ना। आप कहेंगे ओके सर। और मैं अगर मॉडुलस फाइंड आउट करता हूँ, मॉडुलस में तो प्लस हो या माइनस हो हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, आप कहेंगे जी सर नहीं पड़ेगा। तो अगर इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है और डिजिट सेम है, तो क्या इनके मॉडुलस सेम नहीं होंगे। मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर डिजिट्स सेम हैं, अगर माइनस प्लस भी लगे हुए हैं, तो इनके मॉडुलस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिजिट सेम है मतलब इनके मॉडुलस भी इक्वल होंगे, और मॉडुलस इक्वल होंगे मतलब इनकी लेंथ इक्वल होंगी, तो मेरा ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 1 2 3 -2 1 3 और 3 2 -1, दैट इज डिजिट्स आर सेम, सो द ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस इज। एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर दिस और दिस के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसकी लैंग्वेज में बहुत कुछ है, इस वजह से मुझे आपको कराना था। अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट को, वेक्टर में भी वेक्टर प्रोडक्ट को डीपली पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये पूछना क्या चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस, ठीक है ना। हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है इसके और इसके। अब आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर के लंबवत होता है या परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने आपको बताया था जो ए क्रॉस बी होता है, मतलब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो परपेंडिकुलर होती है दोनों के, मतलब ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा बी के भी। आपने अगर डीपली पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट को तो आपको ये पता होगा ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो हमसे एक ऐसा वेक्टर ही तो पूछ रहे थे, दैट इज हमको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्टली ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, समझिए। फिर से वही आई जे के मुझे लिखने नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 -1 दैट इज 7। आप इसकी मल्टीप्लाई 4 2 जा
8 माइनस 2 दैट इज 6, दैट इज माइनस का 6, क्योंकि जे क्या का कोफिशिएंट है तो माइनस तो लेना होगा। माइनस का 4 माइनस का 3 टू जा 6 दैट इज माइनस का 10। ऑप्शन चेक कीजिए, 7 माइनस 6 माइनस 10, 7 माइनस 6 माइनस 10 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो है परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों के, तो आप सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना इसकी लैंग्वेज में फंसे हुए। ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, 1 मिनट लग जाएगा इसे सॉल्व करने में, कि आप इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर दिस डॉट दिस इनटू दिस करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है और ट्रेंडिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स कितने हैं, वेक्टर्स 3 हैं, ए बी सी। उन्हीं वेक्टर्स को ऐड करके नए वेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्रिएट किया गया है ना। तो मेन तो हमारे पास 3 वेक्टर थे बेसिकली, तो उनको लिख लेता हूँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गए, जी नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अब तक कराए हैं, सारे के सारे मैट्रिसेस की फॉर्म में कराए हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में कराए हैं। तो ये ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना होके ये मेरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे करेंगे। और ये जो है एक बार हमेशा याद रखना, ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम्स को, ठीक है ना। तो क्या हो गया मेरा 1 0 0 0 1 1 1 1 1। आप कहेंगे सर इसको ऐसा कैसे लिख दिया, ये गलत है, जी नहीं। इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 1 दैट इज वेक्टर ए, इसकी 0, इसकी 0। पहला मेरा वेक्टर ए है, जी बिल्कुल है। दूसरा क्या है, इसकी मल्टीप्लाई से, ए की मल्टीप्लाई से 0 बी प्लस सी, बी प्लस सी है, जी है। इसका ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरी 3/3 की मैट्रिसेस है और ये मेरी क्या 1/3 की है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई संभव है, जी संभव है बिल्कुल। तो उसका ऑर्डर क्या आएगा मेरा, इसका ऑर्डर आएगा 1/3, ठीक है ना। 1 रो और 3 कॉलम जैसा कि दे रखा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो इसकी आप देखें सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, जब भी इस तरह से दिख जाए 1 0 0 इसको काट दिया करते हैं हम, ठीक है। बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1, 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू समथिंग डेट इज 0, आंसर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, आंसर निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की हेल्प से करेंगे, अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको 1 मिनट तो लग जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं इफ़ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन हमसे एक रिलेशन पूछा है कि ये रिलेशन क्या होगा इनमें से, ठीक है। जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमें, तो ये गिवन है, इसको हम ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बाहर आ जाएगा क्या मेरा वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, और सी आ जाएगा मेरा बाहर, बराबर होगा किस चीज़ के, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी, ठीक है ना, माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ए आ जाएगा इस बार बाहर, ठीक है। आप कहेंगे जी सर ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, नहीं हो गया, आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी, और सी को बाहर कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको आगे में कैसे लिखना है, मैं किस तरह से इसको लिख सकता हूँ। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए,
ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, याद करने का तरीका मैं बताऊँ आपको, सॉल्व करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए। इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में कॉमन क्या है, बी कॉमन है ना, और अलग अलग दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और सी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बी जो है अकेला आएगा, वेक्टर बी है वो अकेला आएगा, चाहे लेफ्ट में आए या राइट में आए, बी अकेला ही आएगा क्रॉस में, ठीक है। अब ये है तो लिख लेते हैं सी क्रॉस ए, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो सी और बी की मल्टीप्लाई पहले होगी, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी या वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बाहर आ जाएगा ए, ठीक है। तो बी सी ए इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको करना क्या है आपको, और आप आगे देखें कि इसकी मल्टीप्लाई ए डॉट बी, सी बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ए लिख सकता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी है, लिखने का तरीका इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फार्मूला आना चाहिए इन दोनों के जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है कि इसको ओपन कैसे करते हैं। एक बार और बता देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट पहले इसके साथ में और ये बाहर, जैसे यहाँ पुट किया है। अगली बार में इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और ये वाला बाहर, जैसे कि यहाँ मैंने किया है, वही सेम उसमें किया है। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको दोनों के साथ वारी वारी से ऑपरेट करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई बाहर वाले से, मतलब ये वाले से, ए डॉट सी बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहले इसकी दूर वाले से मल्टीप्लाई, फिर इसकी पास वाले से मल्टीप्लाई का मीनिंग है डॉट प्रोडक्ट से। तो इनकी इस तरह से सॉल्व किया और कैंसिल आउट करके फिर फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे हैं इफ़ ए कैप बी कैप सी कैप आर एनी थ्री वेक्टर्स सच डैट, एक कंडीशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें कि इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल है और जीरो के इक्वल है, ठीक है, ठीक। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन है। अब आप एक चीज़ बताइए, गिवन किस किस केस में हो सकता है, जब सी और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है ना, तब भी इसकी वैल्यू जो है जीरो आ सकती है। सेम इसमें कि इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों के बीच में एंगल अगर सेम, इन दोनों के बीच में अगर पाई बाई टू एंगल है तब भी इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है। एक केस तो ये हो गया कि एंगल जो है पाई बाई टू हो, तब इसका आंसर जीरो आ सकता है, ठीक है। केसेस में लिख लेता हूँ। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर एंगल पाई बाई टू है, सी और ए माइनस बी, ए प्लस बी के बीच में एंगल अगर पाई बाई टू है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। अदरवाइज एक चीज़ और देखिए, अगर मैं सी को ही जीरो कर दूं, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो कर दूं, ठीक है, अगर वेक्टर मॉड ऑफ सी और वेक्टर सी ही जीरो कर दूं, नल वेक्टर ले लूं, डेट इज अगर सी को मैं नल वेक्टर ले लूं तो भी तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर सी नल वेक्टर ले लेता हूँ, इसके साथ ऑपरेट करूँगा किसी नल वेक्टर को, तब भी तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगी। एक केस और है तीसरा, वो क्या है कि अगर मैं ए और बी की वैल्यू इक्वल कर दूं, ए की वैल्यू इस केस में देखा जाए बी के इक्वल कर दूं, ठीक है, वेक्टर ए इक्वल होगा वेक्टर बी के, यहाँ पे पुट कर दिया तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। या फिर इसमें वेक्टर ए की वैल्यू बराबर कर दूं माइनस वेक्टर बी के, दैट इज अगर इस चीज़ को जीरो कर दूं मैं, इसमें इस चीज़ को जीरो कर दूं, तब भी तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये टोटल 3 केस हुए कि इन केसेस में इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो आपको कोई एक केस चूज कर लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। पहला केस जो है उसका इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, क्योंकि पाई बाई टू एंगल इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में भी है, कहाँ तक सॉल्व करोगे। तो कोई इन दोनों में से आप चूज कर लीजिए। अगर सी को जीरो कर देते हैं तो इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू माइनस बी पुट करने पर भी इसकी वैल्यू जो है जीरो मिल रही है, ठीक है ना, ठीक।
तो मैं आपको इन दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस जीरो। मैंने क्या किया, सी को जीरो लिया और जीरो इंटू समथिंग जीरो ही आता है। ठीक है, ये दूसरा केस से किया है। अब तीसरा केस भी लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या ए और बी इक्वल कर दूँ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, अब आपको पता है दो सेम वेक्टर्स के बीच का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है डेट इज जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो। और अगर माइनस भी पुट करता हूँ मैं, बी की जगह माइनस ए पुट कर दिया तो एक माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस और ले लीजिए, जैसे कि क्या हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, पर ये माइनस वाला है इस बार, तो माइनस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस बाहर आ जाएगा, बचा क्या वेक्टर ए क्रॉस सी। ठीक है, अब जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक, तो जीरो आंसर क्या आना चाहिए इसका, जीरो। आपको या तो आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, इनसे एक कंडीशंस बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, कम से कम 1 मिनट आपका तय है लगना इसमें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करें तो आप इनसे कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो गिवन है उससे कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं सिंगल, सी कॉमन है ना दोनों में, अगर मैं सी को ही जीरो कर दूं तो इसकी वैल्यू जीरो मिल जाएगी, और सी जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई। बाकी अगर और आप रीचेक करना चाहते हैं और श्योर होना चाहते हैं तो ए और बी इक्वल कर दीजिए, और ए और बी की वैल्यू जो है माइनस के भी इक्वल कर दीजिए, तब भी कोई फ़र्क नहीं है, इसका आंसर जीरो ही आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वेक्टर एनालिसिस के मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मुझे इसके सारे क्वेश्चंस कराने हैं, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने हैं, स्टोक थ्योरम ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चंस कराने हैं आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, कोई भी ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, बिना स्किप किए देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।